सुप्रभात सबों को। आज 2-3 सूचना देनी थी सबों को। मैं बता दूं कि जो नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़े हैं वो नहीं जुड़े हुए छात्र छात्राओं को यहाँ से जोड़ें। ऑनलाइन क्लास हो रही है और ये ऑनलाइन क्लास 27 तारीख से हो रही है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 29 तारीख से जो द्विघात समीकरण जो 10th क्लास का शुरू है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि जो है चैप्टर 3 जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उन सबों को बता दूं कि जो है तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो फिर से जो चैप्टर छूटा हुआ है वो मैं पहले रिवाइंड करवा दूंगा, तभी अगला चैप्टर में प्रवेश करूंगा। एक सूचना और है कि 9th क्लास का भी जो है सोच रहा हूँ कि 9th क्लास वाले को भी ऑनलाइन क्लास से जोड़ूं। तो जो संपर्क में है 9th क्लास वाले MMTP से जुड़े हुए, उन सबों को वो स्टूडेंट उसको जोड़ें। और कल से हम 9th क्लास का भी वीडियो बनाएंगे। 9th क्लास वाले को जो MMTP से जुड़े हुए हैं, सभी 10th वाले से अनुरोध है कि उसको बता दे। एक और सूचना है कि पता नहीं चल पाता है कि सब जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए जैसे ही वीडियो देखें उसके बाद लाइक करें। लाइक करने से पता चलेगा, लाइक 2 बार नहीं होता है, 1 बार होता है, तो पता चल जाएगा कि वो सब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आज का क्लास, ये सब सूचना देने के बाद हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 बना रहे थे, उनमें से कुछ सवाल छूटा हुआ था। उन सारे सवालों को जो छूटा है उसको बताएंगे, फिर 4.1 वाले में भी 4.1 जो एक्सरसाइज था उसमें भी चलेंगे। तो मैं पहला नंबर तक बताया था। रुको हम बता रहे हैं। हाँ, तुम थे आगे। तो जब भी वीडियो देखना शुरू करें तो किताब, कॉपी, कलम इत्यादि लेकर के, यानी जिस प्रकार से पढ़ाई शुरू करते हैं वैसे लेकर के बैठेंगे। तो ये नहीं कि मतलब सो गए हैं और सो करके वीडियो देख रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो गया। सो करके वीडियो देखने से नहीं होगा कि मतलब बेड पर गए हैं तो देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अभी जो है जब भी देखें तो इसको जो है कॉपी, कलम, किताब इत्यादि निकाल करके तब जो है इसको देखेंगे। अब बनाते जाना। तो लास्ट में हम होमवर्क भी देंगे, बनाओगे। तो आज मैं बता रहा हूँ दूसरा का
दूसरा नंबर हिसाब। तो क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान दें, अगर धनात्मक पूर्णांक कहे, पूर्ण कहे और प्राकृत कहे, तीन बातों पर ध्यान दें। धनात्मक पूर्णांक बोले, पूर्ण कहे या प्राकृत कहे, अक्रमागत कहेगा, तो ये ध्यान रखना है कि उसमें अगर हमने एक x माना है, एक संख्या को x माना है, तो दूसरी संख्या उसमें एक जोड़ना है, और अगर तीसरी संख्या निकालना है तो उसमें और एक जोड़ना है, यानी दो जोड़ना है। ऐसे एक एक आगे बढ़ते जाएगा। और अगर सम विषम कहा है तो उसमें दो दो जोड़ना है, यानी अगर यदि x एक संख्या माना है तो अगली संख्या x+2 होगा और अगली संख्या x+4 होगा, ऐसे होगा सम और विषम दोनों में। अगर पूर्णांक कहेगा, पूर्ण कहेगा या प्राकृत कहेगा तो उसमें एक एक जोड़ना है, यानी अगली संख्या अगर अभी एक संख्या अगर x माने हो तो अगली संख्या x+1 और उसकी अगली संख्या x+2 और अगली संख्या x+3। देखो तुम लोग भी ध्यान दोगे कि चुपचाप से देख रहे हैं, ऐसे उसको नहीं दिखा रहे कोई। तो मैं बता रहा था, तो इसी प्रकार का सवाल है अगला, एकदम आसान है। मैंने इसमें बताया था केवल समीकरण तक पहुंचना है। तो हम पहले क्रमागत यहाँ का है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो अगर पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक x, ये तुमने क्या किया, माना, ठीक है। पहले प्रश्नावली लिख दूं, प्रश्नावली 4.1 बन रहा है, कल का शेष आज बना रहे हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो अभी क्या बताए थे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x+1, ओके। और प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x गुना क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x हुआ, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306, 306। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, एकदम आसान है। x गुना x, x², x गुना 1 x, और 306 को इस पार लेते आएंगे, ये पर आ गया बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि ये जो है केवल हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना भी है, ताकि अगले वीडियो में हम उसका सुधार करें। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अगला है ये दूसरा का तीसरा नंबर है। दूसरा का
तीसरा नंबर, मैं एक बार किताब जो निकाले हो पढ़ो जरा, उसमें कह क्या रहा है, लास्ट में जो निकालने बोलता है बस उसी को मानना है, जो निकालने बोलता है उसी को मानना है। तो तीसरा में कह क्या रहा है लास्ट में, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तब पहले पढ़ लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम पहले रोहन की वर्तमान आयु पहले जो निकालना है वो बताया, अभी जो निकालना है वही हमें ज्ञात करना है, पहले उसी को मानना है। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या किया मैंने, माना। रोहन की माँ की वर्तमान आयु, अभी मैंने यहाँ पर कह क्या रहा है, बताया नहीं, कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी बड़ी का मतलब उसमें जोड़ना है x प्लस 26 हो गया। किसकी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इतना वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। अब देखो क्या कर रहा है, अब कह रहा है गुणन, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अगर पश्चात रहे या बाद रहे तो उसमें जितना बाद कह रहा है उतना उसमें जोड़ना है, और अगर पहले कह रहा है तो उसमें उतना घटाना है जितना कह रहा है। तो कह क्या रहा है यहाँ, 3 वर्ष बाद। तो अगर 3 वर्ष बाद रोहन की बात होती है तो उसके बेटे का भी, उसके माँ का भी 3 वर्ष बाद की ही बात होगी। तो हम आगे चलेंगे तो 3 वर्ष बाद रोहन तथा रोहन के माँ की आयु का गुणनफल कितना है, तो दिया है तुम्हारा 360। वीडियो को पॉज करके जो है इसको मतलब बना लोगे, नोट करते जाओगे, और जब समझ लोगे तो जो है देख करके बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देख करके। अब इसको आगे देखेंगे। यहाँ पर गुणनफल 3 वर्ष बाद रोहन तथा रोहन के माँ की आयु जो है 3 वर्ष बाद की, वर्तमान की बात नहीं है, 3 वर्ष बाद की बात है। गुणनफल 360 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे x गुना x प्लस 26 बराबर, यहाँ पर ये गलत हो गया, 3 वर्ष बाद की बात कह रही है, 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3 हो गया। अब फिर गुना कह रहा है तो x प्लस 26 है माँ की आयु, x प्लस 26, उसमें भी 3 जोड़ना है क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 360। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 360। x गुना x स्क्वायर, x गुना 29 x बराबर 360 हो गया। सॉरी गलती हो गया यहाँ, x से दोनों में गुना कर दिया, अब 3 से गुना करना है, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे 3x हो गया, 3 गुना इतना 9 27 के साथ
3 दूनी 6, अदू 8, तो 87 हो गया 360 अक्स स्क्वायर, जोड़ेंगे 32 अक्स होगा प्लस 87, इसको इस पार लाएंगे 360 बराबर 0, अक्स स्क्वायर प्लस 32 अक्स घटाओगे कितना 273 होता है बराबर 0। अब यहीं तक तो समीकरण तक तो लाना था, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गई? अब हम पूरा इसको मिटाते हैं, इसको पॉज करके सबने नोट कर लोगे। अब बनाते जाना है रेगुलर जो है, एक बार इस हमसे जो बन रहा है वैसे बनाओगे, फिर अपने से बनाने का प्रयास करना है। अब है लास्ट क्वेश्चन इसका, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। कहा क्या रहा है, मैं बता रहा हूं कि लास्ट में जो कह रहा है बस उसी को ध्यान रखना है कि कह क्या रहा है लास्ट में, बस उसको जो है मानना है। कह रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो अब पहले पढ़ लेते हैं। अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो 8 किलोमीटर कम, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगा देती है। क्या कर रहा है, चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो पहले हम उसकी चाल सैंपल में मानना पड़ेगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी km प्रति h का मान हुआ आवर, km किलोमीटर। तो इसको जब भी चाल को हम मापेंगे तो एक बार हम एक और सूत्र में इधर बता देता हूं, लिख देता हूं। चाल बराबर होता है चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी ये सूत्र जो आया है इससे ही आया है, केवल इसी से बन गया, देख लो। तो हमें जिस चीज की जरूरत होगी, इस सूत्र को एकदम क्या दिक्कत है इसको याद करने में, एक चीज याद रखो सब याद हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, इससे पहले दूरी दिया हुआ है, दूरी जो है दूरी 480 किलोमीटर दिया हुआ है दूरी। तो हम इससे समय निकाल लेते हैं, अभी तुरंत समय का सूत्र लिखे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480, चाल कितना है, चाल यहां दिया हुआ है x। और जब भी समय ज्ञात करते हैं ना तो उसको हम या तो सेकेंड में दिया रहता है सेकेंड देंगे, मिनट में दिया रहेगा तो मिनट देंगे, और आम तौर पर h दिया रहता है। चाल जब भी निकालते हैं ना तो जहां आम तौर पर चाल दिया रहता है, तो यहाँ चाल आम तौर पर चाल का जो है घंटा दिया रहता है, चाल नहीं घंटा दिया रहता है। तो घंटा मतलब यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में h मानेंगे, h यानी आवर। समय का जब भी सिंबल देना है, जब भी मात्रक देना है, h देना है। चलो यहां पर अब कितना निकल गया, अब कह रहा है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने
पर चाल कम होगा तो x माइनस 8 हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक बात हम बता देता हूं, मैं बताता हूं क्या, इसमें जब भी चाल घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा, चाल घटा समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा करेंगे यानी स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। पता है, जब भी साइकिल चलाते हो तो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं उसका तो समय वहां जहां तक हमको जाना है वहां तक जाने में कम समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, कम समय लगेगा। और हम दूरी अगर यदि हमको उतना तय करना है और समय जो है सॉरी उसका चाल जो है घटा देंगे, कितना घटाए 8 किलोमीटर, वैसे ही घटा देंगे तो हम ज्यादा देरी में समय ज्यादा लग जाएगा। वही बात है यहाँ करना है, तो समय ज्यादा लगेगा, तो अर्थात यहाँ पहले समय तो निकालने तब हम समझाएंगे वो क्यों समझा रहे थे। समय बराबर क्या होगा 480 बटा ये हो गया x माइनस 8, इतना h। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों वो जो चाल घटेगा ना तो 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो कौन समय अधिक हुआ, तो ये वाला कि ये वाला, तो चाल कम हुआ है तो ये वाला समय ज्यादा होगा, अभी जो बता रहे थे। तो ये जो है 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 3 घंटा अधिक समय लेती है बराबर 3 हो जाएगा, यानी उसके अंतराल में 3 घंटा है तो इसीलिए उसके अंतराल को हम 3 घंटा कर दे। अब इसको हल करेंगे, अब इसको हल कर देते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और ये हो गया बाहर में x। अब इसका दोनों में कुछ मिलता नहीं है इसलिए इसको जो है सीधा कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x को इससे गुना करेंगे 480 x हो गया और माइनस 480 और इसको इससे गुना होगा x माइनस 8 बराबर 3, 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 8 गुना 0 0 ये 8 64 के 4 और 8 चौके 32 और 6 38 यानी 3840 हो गया। अब बटा x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x गुना 8 माइनस 8x बराबर 3, 480 x खत्म हो गया। अब इसको जो है इसको इससे गुना करेंगे 3840 बराबर 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर 8 तिया 24x। अब हम सोझा कर लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं, तो हम क्या बोले थे कि जिधर घात अधिक रहेगा तो उधर सबको लेते जाओ, इधर 0 कर देते हैं और 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब इसको जो है 3 कॉमन ले लो, 3 सब में भाग लगेगा, 3 कॉमन ले लो और मतलब अगर यदि बराबर के इस पार कोई चीज कॉमन लिए है बराबर के उस पार 0 रहे तो जो कॉमन लिए हैं वो जो है उधर उस पार ले जाएंगे, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं क्या होता है 0 होता है, तो इसीलिए कॉमन जो भी होगा खत्म हो जाएगा, कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन लेके x स्क्वायर और माइनस 3 से भाग दो, इसमें 3 8 24x और माइनस 1280, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को यानी 4.1 जो है खत्म हो गया। अब हम कुछ हिसाब जो है कुछ सवाल को हम 4.2 का भी बता देते हैं।
4.2 का सवाल बताने के लिए अब समय नहीं रहा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो एक सवाल मैं बता देता हूँ, तुरंत से बता देता हूँ, 1 मिनट में बता देंगे। इसको मिटा देता हूँ। अब 4.2 में पहला सवाल क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने बोला है। तो हम एक सवाल बताता हूं और सवाल अपने से देखना, क्योंकि 9th में जो है गुणनखंड बनाया हुआ है। एक सवाल बताऊंगा तो अगले सवाल को तुम समझ लोगे, नहीं समझोगे तो मैं आगे बताऊंगा ही कल, है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो है शॉर्टकट में मैं आज एक और बता रहा हूं। एक सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल करने बोला है। किताब निकाल के देख लेना है। मैं बार बार कहता हूं किताब निकाल करके ही वीडियो देखें, ताकि जो है बनाते जाएं हिसाब को। इसका गुणनखंडन करते हैं। तो मैं 9th में पढ़ाया था कि जब गुणनखंडन इसका कैसे होता है, 10 और यहाँ पर अधिकतम घात वाले के साथ क्या है, 1 है। तो 10 एकम 10 हो गया, 10 गुना 1 10 हो गया। अब इसको 10 जो हुआ है, इसमें 10 कैसे कैसे होता है, गुणन कैसे 10 पूरता है, 5 गुना 2 10 होता है, 10 एकम 10, और कुछ नहीं है गुणनखंड इसका। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सेट क्या कर रहा है, लास्ट में घटा का चिन्ह है, मतलब अचर वाला में घटा का चिन्ह है, तो इसलिए हम घटा करके बीच वाले को पुराना है। और ये देखना है कि बीच वाला जो है इसमें माइनस का चिन्ह है, प्लस का, माइनस का है, इसलिए बड़े वाले में माइनस और छोटे वाले में प्लस, क्योंकि घटाव का काम जब भी करते हैं तो एगो में माइनस एगो में प्लस देंगे, तब ये घटा का काम होगा। तो -5x, इसको ऐसे करते हैं, -5x नहीं, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो चिन्ह है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इसको हम 5x कर देंगे, और जो है 2 जो बचा इसको जो है 5 और 2 का सेट करना है तुम्हें, -5x एगो में प्लस देंगे, 2x हो गया, -10 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, तो कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में x स्क्वायर है, इसमें x है, इसका मतलब एगो x मिल रहा है, इसका x कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब हुआ कि जितना से हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, उन जो संख्या कॉमन ले रहे हैं उससे उसमें भाग देना, भाग लग रहा है तब लेना है। तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर x 2 2 5 6 10 5 हुआ, यहाँ पर 5 लिखेंगे, कॉमन लिए तो बराबर 0। देखो कोई बात नहीं है, अगर यदि कॉमन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 लेना है, निश्चित नहीं है कि यहाँ जो रहेगा वही कॉमन होगा, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ x -5 ये हो रहा है बराबर, ये होना चाहिए बराबर, नहीं तो प्लस माइनस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो गया तुम्हारा गुणनखंड। अगर यदि ये दोनों बराबर चीज नहीं हुआ तो x + 2 बचा। अब ये इनमें से एगो लिखेंगे और जो बचा है वो एगो उनमें से एक बना देंगे उसका। तो अब ये दोनों करके बराबर 0 हो गया। इस बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, अब गुना करके अगर चेक करोगे तो इतना पूर जाएगा। तो अब हम क्या बना रहे हैं, द्विघात समीकरण बना रहे हैं। इसीलिए द्विघात समीकरण में ध्यान रखना 2 मूल होता है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होगा। तो x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर भी 0। तो क्या होगा, x - 5 बराबर जो 0 हुआ है, तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा, -5 को इस पर लाएंगे, +5 हो गया,
और x प्लस 2 को ही पट्टी लाएंगे, प्लस 2 को ही पट्टी लाएंगे तो क्या होगा, -2 हो गया। x का मान ये हो गया, x का मान ये हो गया, अतः x बराबर -2 और 5 या 5 या -5 को पहले भी लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा आंसर। आज बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।